एक गांव में एक शिक्षक कई दिनों से बीमार चल रहा था। बीमार चलते चलते शिक्षक की मौत हो जाती है। फिर उसका बूढ़ा पिता घर घर जाकर लोगों से कहता है कि मेरे बेटे की मौत हो गई है, वो मर गया है, उसके अंतिम संस्कार में आओ और उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दो। लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आता, उसके आस पड़ोस के लोग भी नहीं आते, रिश्तेदारों को भी सूचना भेजता है लेकिन रिश्तेदार भी नहीं आते। तब वो बूढ़ा पिता अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करता है ताकि चिता जल सके। उसके लिए सामग्री का इंतजाम करता है, घी का इंतजाम करता है और जो भी चिता जलाने के लिए औपचारिकताएं होती हैं वो सारी चीजों को इकट्ठा करके अब चिता में अपने बेटे को ले जाने के लिए, उसकी लाश को ले जाने के लिए कंधे पर उस लाश को रखता है और लगभग गांव से बहुत दूर गंगा के किनारे जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार करने के बाद सीधा पहुंचता है लगभग 100 किलोमीटर दूर कोर्ट में जज साहब के सामने जाकर पेश होता है। कहता है कि साहब, 4 साल पहले जो मेरे बेटे ने अपराध किया था, एक अपनी छात्रा के साथ जो बलात्कार किया था, उसको भगवान ने सजा दे दी है, वो मर गया है, ये रहे सबूत। सबूत देखने के बाद जज साहब जब उस बूढ़े पिता की तरफ देख रहे थे तो जज साहब की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो ये कह देते हैं कि इस केस को हमेशा हमेशा के लिए अब रफा दफा किया जाता है, खत्म किया जाता है। जैसे ही इस केस के रफा दफा होने की सूचना मिलती है उस लड़की की मां को, वो मां दौड़ती हुई जज साहब के सामने जाती है, जाकर कहती है कि जज साहब, आप मुझे बस थोड़ा सा मौका दीजिए, जैसे जैसे मैं कहती हूं वैसे वैसे आप कर दीजिए, मैं उस मरे हुए इंसान को जिंदा कर दूंगी। जब ये बात जज साहब सुनते हैं तो जज साहब को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर महिला ने जो बोला जज साहब ने वही किया और वो चमत्कार हो जाता है। वो अपनी शक्ति से उस मरे हुए व्यक्ति को, जिसकी चिता जल चुकी थी, उसको वो जिंदा कर देती है। आज की कहानी उसी शिक्षक की है, इसको शिक्षक इस नाम से ना बुलाया जाए तो शायद ज्यादा सही होगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार का एक जिला है भागलपुर और इसी जिले का एक थाना लगता है ईशीपुर बाराहाट। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव है मधुरा सीमानपुर। गांव का ही एक शिक्षक जिसका नाम होता है नीरज कुमार मोदी, जिसकी उम्र 39 साल के आसपास होती है, वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करता था। इस विद्यालय में एक 12 साल की लड़की, जो देखने में औरों से ज्यादा सुंदर, औरों से ज्यादा खूबसूरत, लेकिन उसका परिवार बेहद गरीब था। उस लड़की को वो किसी ना किसी बहाने से अपने पास बुलाने की कोशिश करता था, उसको किसी ना किसी बहाने से छूने की कोशिश करता था। शुरुआत में लड़की समझ नहीं पा रही थी कि ये शिक्षक उसे अपने पास क्यों बुलाते हैं, इसको बार बार क्यों छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बार बार ऐसे चल रहा था तब लड़की समझ जाती है कुछ तो गलत है। लड़की उससे दूर भागती थी तो शिक्षक उसको अपने पास बुलाने के लिए हर तरह का जतन करता था और किसी न किसी बहाने से फिर वो गुस्से में चिढ़कर उस लड़की को पीटना शुरू कर देता है। रोज विद्यालय जरूर आती थी लेकिन लड़की घर जाती थी तो पिट के जाया करती थी। लेकिन लड़की ने अपनी जिद पर अड़ी रही और अपने आबरू को बचाने की हर संभव कोशिश करती रही। वो नहीं जानती थी कि जो शिक्षक उसको पढ़ाता है, जिसको अपना गुरु मानती है, वो गुरु उसको छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पर। और ठीक ऐसे ही होता है 14 अक्टूबर 2018 की दोपहर, जब ये लड़की गांव में अपने घर से निकलती है शौच करने के लिए खेतों की तरफ, तो शिक्षक पहले से ही घात लगाए बैठा था और उसने उस लड़की को, 12 साल की लड़की को जंगल में बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ उसने मुंह काला किया। मुंह काला करने के बाद उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने तस्वीरें भी खींची, उसने उसकी वीडियो भी बनाई। तस्वीरें खींची, वीडियो बनाई और वही तस्वीर, वही वीडियो बिना कपड़े की लड़की पड़ी हुई थी उसको दिखाता है और कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारी तस्वीरें अपने कैमरे में उकेर ली हैं, यदि तुमने किसी को यह बात बताने की कोशिश की तो इन्हें वायरल कर दूंगा और जैसे ही वायरल होंगी फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक बची भी नहीं। वो 12 साल की बच्ची समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसके साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। शिक्षक अपने घर चला जाता है, वो छात्रा अपने घर चली जाती है, लेकिन अब विद्यालय जाती है तो वहां भी वही उसके साथ घटनाक्रम हो रहा था। 10 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 10 दिन के बाद वो लड़की अपनी माँ से जाकर कहती है कि माँ, अब मैं रोज रोज की इस टॉर्चर से परेशान हो चुकी हूँ, मेरे साथ शिक्षक कुछ इस तरह की हरकत करता है। जब उस लड़की ने अपने कपड़े उतार के अपनी माँ को दिखाए तो शरीर के कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जो उसके शरीर पर निशान ना हो, चाहे वो चोट के निशान हो या उस शिक्षक के द्वारा दिए गए निशान हो। जब माँ अपनी बेटी को देखती है तो माँ रोने लगती है। 1700 किलोमीटर दूर उसका पति साउथ में वो नौकरी करता है, मजदूरी करता है, तब जाकर वो पैसे भेजता है, घर पैसे आते हैं, इस घर का खर्च चलता है। वो माँ अपने पति से बताती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस शुरुआत में इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं ले रही थी, लेकिन लड़की ने अगले कुछ दिनों में, 2 4 5 दिन में कुछ ऐसे सबूत लाके दिए जिससे वाकई पुलिस को यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ इस बच्ची के साथ गलत हुआ है। पुलिस इस मामले की एफआईआर दर्ज करती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस शिक्षक को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद
जेल भेज देती है। अब यहां से लग रहा था कि उसकी जिंदगी में, लड़की की में, उस परिवार की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद वो शिक्षक जमानत पर बाहर आ जाता है। जैसी कानून की प्रक्रिया होती है, अपराध चाहे कितना ही बड़ा है, लेकिन सभी को अपील करने का एक अवसर मिलता है कि वो जेल से बाहर आ सकता है जब तक उसका केस ट्रायल पर चल रहा है, जब तक कि उसे सजा नहीं मिल जाती। और इस शिक्षक को भी एक मौका मिलता है, जिसका नाम नीरज कुमार मोदी होता है। वो जमानत पे बाहर आ जाता है और जमानत पे बाहर आने के बाद अपनी जिंदगी में फिर वैसे ही रहने लगता है। परिवार को किसी ना किसी रूप में परेशान करता है, टॉर्चर करता है। लेकिन एक दिन ये बीमार होता है और मर जाता है। मरने के बाद इसका जो पिता होता है अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद फिर कुछ सेक्रेटरी के माध्यम से, बीडीओ के माध्यम से और रजिस्ट्रार के माध्यम से एक प्रमाण पत्र बनवाता है। गांव के कुछ लोगों की सहमति के बाद उनसे एक ये प्रमाण पत्र लेता है कि इसकी मौत हो चुकी है, और चिता पे जलते हुए कि चिता पे बैठे हुए कि उसके जो फोटोग्राफ्स थे वो लेके जाता है। सारे सबूत लेने के बाद जज साहब के सामने रखता है, कहता है कि साहब मेरा बेटा मर चुका है, इस केस को अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, रफा दफा कर दो। जब केस को रफा दफा करने की बात आती है तो रफा दफा कर देता है। लेकिन जब इस लड़की की मां को इस बात का इल्म होता है, पता चलता है कि असल में उसने दिखाया था 27 फरवरी 2022 को उसकी मौत हो चुकी है। जब इसकी मां को यह बात पता चलती है तो मां कहती है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मर नहीं सकता, वो जिंदा है, कुछ ना कुछ तो बात है। तभी मां सीधे जाती है कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होती है। जाकर कहती है कि जज साहब, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि शिक्षक मरा नहीं है, बल्कि मरने का नाटक कर रहा है। तो जब ये बात जज साहब सुनते हैं तो जज साहब को भी लगता है कि शायद इस महिला के ऊपर जो सदमा पड़ा है, उसकी बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, इसलिए इस सदमे में से ही बात कर रही है। तो वो कहती है कि साहब सदमा नहीं है, बल्कि आप इसकी जांच कराइए, जैसा मैं कहती हूँ वैसी जांच कराइए। इसके बाद ये जो जज साहब होते हैं, जो स्थानीय थाना होता है ईशीपुर बाराहाट, यहाँ के पुलिस अधिकारी रोहित पासवान को जिम्मेदारी दी जाती है और वो इस मामले की जांच करते हैं। गांव पहुंचते हैं मधुरा सीमानपुर। वहां जाने के बाद लगभग 250 घरों में ये पुलिस का अधिकारी जाता है और जाकर पूछता है कि शिक्षक की मौत हुई है कि नहीं हुई है, आप अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे। फिर उसके बाद पूरे गांव के एक एक सदस्य से, जो जिम्मेदार लोग थे, उनसे पूछता है। यहां से वो जाता है उसके रिश्तेदारों में, उनसे पूछता है, आसपास के लोगों से पूछता है, परिवार के लोगों को एक साथ खड़ा करता है और सभी के, क्योंकि सर्दियों का जो मौसम था, ये पूछने की बात थी कि आखिरकार इस घर में कितने लोग गंजे हुए हैं। कहते हैं कि जब कोई हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करने वाला खासकर अपने बालों का मुंडन कराता है। परिवार के बाकी लोग भी मुंडन कराते हैं, लेकिन परिवार में से किसी ने भी मुंडन नहीं कराया था, रिश्तेदारों में से किसी ने मुंडन नहीं कराया था। रिश्तेदार कह रहे थे कि हमें तो सूचना ही नहीं मिली। परिवार के लोग, गांव के लोग सब एक जैसी बात कर रहे थे। तब लग रहा था कुछ ना कुछ दाल में काला है। अब इस मामले की जांच पड़ताल करने की बात आती है कि मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बन गया। तो मृत्यु प्रमाण पत्र की जो बात आती है तो गांव के 5 लोगों के आधार कार्ड लगे थे, उनके सिग्नेचर और उनके अंगूठे भी लगे थे। उसके आधार पर वीडियो और सेक्रेटरी ने मिलकर एक प्रमाण पत्र जारी किया था, जिससे मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला था। लेकिन जब जैसे ही ये अधिकारी रोहित पासवान जज के सामने पहुंचता है, कहता है कि साहब, जो भी इसने कहानी बनाई है, जो भी आपके सामने कहा था, घर घर गया, रिश्तेदारों में गया, सामग्री जुटाई, ये सामग्री वगैरह तो सब कुछ जुटाता है, कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा करता है जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि उसका बेटा मर चुका है। बेटा मरा नहीं है, क्योंकि गांव के लोगों को किसी को पता ही नहीं है, ना उसकी 13वीं होती है और ना ही गांव में शोक मनाया जाता है। वो महिला सही कहती है, कुछ ना कुछ बात है। उसके बाद फिर जज साहब आदेश करते हैं कि 5 नए लोगों के सिग्नेचर लेके आइए, 5 नए लोगों से बातचीत करिए, नए चिता पे जले हुए उसके नए फोटोग्राफ्स होने चाहिए। जो चिता के फोटोग्राफ्स पहले भेजे गए थे उसको हम यकीन नहीं करते, उसको मानते ही नहीं है, और फोटोग्राफ्स किसने खींचे हैं उसको भी लेके आइए। अब पुलिस अपने हिसाब से जांच कर रही थी, जांच में सब कुछ फर्जी पाया जाता है और उस व्यक्ति ने सीधा सीधा एक कहानी तैयार की थी। उसने गांव वालों को बताया कि उसका बेटा बीमार हो चुका है, उसने कोर्ट को बताया बीमार हो चुका है। चुपचाप बाप बेटे दोनों गंगा के किनारे जाते हैं, चिता सजाते हैं। चिता सजाने के बाद खुद से फोटोग्राफ्स खींचते हैं और उसके बेटे को चिता पर लिटाया जाता है, और जैसे ही चिता लिटाया जाता है उसका सर दिख रहा है, ताकि ये यकीन हो जाए कि वाकई उसी शिक्षक नीरज कुमार मोदी की चिता जल रही थी। लेकिन वो चिता जब जलती है तो चिता से उसको बाहर कर दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई हीरो या हीरोइन, इसके परिवार का ये विलेन कोई मर जाता है, चिता सजाई जाती है और बाद में उसे चिता से बाहर निकालकर चिता में आग लगा दी जाती है। फिल्म से उसने ये एक आइडिया लिया और उसने अपने बेटे को बचाने का ये काम किया। प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है। पता चलता है कि गांव के ही विद्यालय में जो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत ये आधार कार्ड पहुंचते हैं, उन आधार कार्डों को इकट्ठा किया गया, 5 लोगों का नाम लेकर उनके फर्जी सिग्नेचर किए गए, उनके नाम से फर्जी अंगूठे लगाए गए और ये एक प्रमाण पत्र जारी कराया गया। जब जज साहब इस बात को सुनते हैं तो उन्हें वाकई हैरानी होती है कि एक व्यक्ति अपने बेटे को बचाने के लिए इतनी ऐसी कैसी साजिश कर सकता है। तब जज साहब
आदेश देते हैं और आदेश दिया जाता है 9 जनवरी 2023 को कोर्ट ये फैसला लेता है कि इस शिक्षक को 14 साल की सजा सुनाई जाती है। साथ ही इस व्यक्ति पर, इस शिक्षक पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाया जाता है, जुर्माना सुनाया जाता है। साथ ही जो पीड़िता लड़की होती है उसके परिवार को 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया जाता है। और इसके अलावा जो उसके बूढ़े पिता, जिसका नाम राजा राम मोदी होता है, जिसकी उम्र 60 साल होती है, इसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और इसका पूरा केस चलाया जाए। और केस के बाद फिर अदालत निर्णय लेगी कि इसको सजा कितनी दी जाएगी। जब ये जांच पूरी होती है, जब ये पूरा मामला सबके सामने आता है, जिस तरह से इस बुजुर्ग आदमी ने अपने बेटे का फर्जी तरीके से एक फिल्मों की तरह से उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया, वो वाकई हैरान करने वाला था। यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो ये पता चलता है कि एक बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए क्या षड्यंत्र रचा है। वाकई ये कहानी अपने आप में ये बहुत ही भयानक है कि कोई पिता बजाय सजा दिलवाने के अपने ही बेटे को बचाने लग जाता है, जबकि वो परिवार, वो लोग आज भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और अपनी बेटी के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो भले ही जेल में चले जाएं, लेकिन आप जानते हैं कि कानून कितना लचीला है। हो सकता है कि देर सवेर वो फिर से छूट के आ जाए और फिर परिवार को किसी न किसी रूप में परेशान करे। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें अर्जुन है राजस्थान के, काना है, शकील खान है, पूनम श्रीवास्तव, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें संजय यादव है, मंटू देव हैं, अकबर खान है, मोहम्मद शाहजेब शैफी हैं, अंकुश गौतम, राधा सभी शुक्ला हैं, इमरान खान, सतीश प्रजापति, शिवनाथ मुजाहिद, राजन कुमार, राजेश प्रताप चैंपियन, कृष्णा देव, ऋतिक, अनिल यादव, नरेंद्र सिंह, विजेंद्र, अमरेश सिंह, इरफान अहमद, शेखर बिश्नोई, कासिम पठान, मोहनलाल मीरा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।